साहब काशीराम जो हमारी पार्टी के फाउंडर रहे हैं, उन्होंने कहा था मनी मीडिया माफिया ये तीनों आपके खिलाफ रहेंगे। तो हमें इन तीनों से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हमें फंड दें ना दें या हमें टीवी चलाएं ना चलाएं। हमारा जो मीडिया है, बहुजन मीडिया है, वो हमारे लिए काफ़ी है। हमारे कार्यकर्ता हैं जो अपना खुद का सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और हम लोग का कोई सोशल मीडिया आईटी सेल नहीं है। लेकिन हम लोग जिस बात को चाहते हैं ट्विटर पर ट्रेंड करा लेते हैं। ये हम लोग के कार्यकर्ताओं की ताकत है और इसी कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पे 9 अक्टूबर को 20 से 25 लाख लोगों को बुलाया, बिना किसी सरकारी खर्चे पे, बिना किसी ट्विटर पे उस पे चलाए, बिना किसी खजाना खोले। तो आप समझिए हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत ये है कि हमारा एक-एक कार्यकर्ता अपने आप में इन्फ्लुएंसर है, अपने आप में मीडिया रिपोर्टर है। हमारे कार्यकर्ता एक-एक पोस्ट पे 5-5 हज़ार लोग देखते हैं, शेयर करते हैं और हमारी एक छोटी सी खबर, हमारे अंदर जो आज बातें हैं, आप समझिए कि उसको भले ही 100 मीडिया वाले कवर किए हों, लेकिन उसको 100 मत सोचिए। जो अंदर 2000 लोग थे, हमारे 2000 मीडिया कर्मी बैठे थे। एक-एक कार्यकर्ता हमारा मीडिया कर्मी है, एक-एक कार्यकर्ता हमारा मीडिया सेल का प्रभारी है, एक-एक कार्यकर्ता हमारा न्यूज़ चैनल है खुद का। तो हमें मीडिया चैनल की जरूरत नहीं है, अगर दिखाएगा कोई निष्पक्ष दिखाए, हम उसको स्वागत करते हैं। इसी के संबंध में बहन जी ने आज युवाओं की मांग को पूरा करते हुए श्री आकाश आनंद जी को फील्ड में उतारने का ऐलान किया है। नहीं, सवर्णों को पार्टी में शामिल करना नहीं, सवर्ण पहले भी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ये पहली बार नहीं कि सवर्ण पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीचंद मिश्रा जी हैं, तो ये पहली बार नहीं हो रहा है कि सवर्ण उसमें शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2007 में ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। बहुजन समाज की लड़ाई सवर्णों से रही है, हमेशा से सवर्ण शोषण करते आए हैं और अब जो शोषण करता है उसको ही बहुजन समाज पार्टी में रिझाना या पार्टी में शामिल करना, ये कहाँ तक सही है? कैसे अच्छा सवर्णों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? सबसे ज्यादा जो ब्राह्मण विधायक हैं वो बहुजन समाज पार्टी ने जिताए हैं और सबसे ज्यादा ब्राह्मण मंत्री भी बहुजन समाज पार्टी ने बनाए हैं। तब आप ये कैसे टैग कह सकते हैं कि आप इनको नहीं इनको कर सकते हो? बहुजन समाज पार्टी तो सर समाज की पार्टी है, इसको किसी एक वर्ग विशेष पार्टी कहना या टैग देना गलत होगा। एक विशेष पार्टी यादवों की पार्टी, आधे यादवों की, मतलब सारे नहीं, सारे तो इधर उधर 3% तो इधर उधर है, 3% में जो है 2-3% उनके पास है। तो यादवों की पार्टी आप कहेंगे तो आप समाजवादी कह लीजिए, बनियों की पार्टी कहेंगे तो आप भाजपा कह लीजिए। सवर्णों की नहीं, बनियों की। भाजपा बनियों की पार्टी है, यादवों की पार्टी सपा है। और कांग्रेस तो आप सब समझिए मिली जुली खिचड़ी है, उसमें किसी का भी कुछ नहीं। बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगी, या मुस्लिमों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ क्या करेगी? बसपा कितनी सीटें लाएगी? 27। बहुजन समाज पार्टी 226 प्लस रहेगी। जनता गठबंधन होगा क्या? किसी गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। गठबंधन वो करते जो कमजोर होते हैं। आप बताइए, अखिलेश यादव और सपा की क्या स्थिति होगी आने वाले चुनाव में? अखिलेश यादव जी एक फ्लॉप नेता हैं। मैं अखिलेश यादव जी को एक फ्लॉप नेता मानता हूँ, क्योंकि फ्लॉप नेता इसलिए हैं क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ, अगर श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उनको अगर मुख्यमंत्री बना के ना गए होते, जीवन भर वो मुख्यमंत्री का टैग ना पा पाते। दोस्तों, इस वक्त हम बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं और आज बहन जी ने उत्तर प्रदेश संगठन की एक बैठक बुलाई थी। मेरे साथ इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष हैं, लखनऊ मध्य विधानसभा के ये अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी से। इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में क्या क्या बातें की गई, 27 का चुनाव कैसा जाएगा, तैयारियां क्या क्या हो रही हैं। सबसे पहले सर शुरू करिए आप यहीं से कि बैठक में कौन कौन सी बातें की गई। सबसे पहले बैठक में बातें कुल मिला के जो मिशन 27 हमारा है 2027, 27 में 7 दोहराना है और 27 में 7 कैसे दोहराएंगे, उसके लिए बहन जी ने बहुत ही विस्तृत जानकारी अपने संगठन के लोगों को बुला के दी है। जैसा कि आज की जो बैठक थी, इसमें पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी मंडल प्रभारी हैं, जितने भी 75 जिले के 75 जिला अध्यक्ष हैं, उसके साथ साथ पहली बार 20 सालों बाद विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के जो प्रभारी हैं, उनकी बैठक यहाँ पे बहन जी ने आज बुलाई थी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी संगठन को लेके और उत्तर प्रदेश में जो पार्टी का जो आगे कार्यक्रम रहेगा उसको लेके। इसी के संबंध में बहन जी ने आज युवाओं की मांग को पूरा करते हुए श्री आकाश आनंद जी को फील्ड में उतारने का ऐलान किया है हम लोगों के बीच में, कि श्री आकाश आनंद जी, श्री उमाशंकर जी विधायक जो हमारे हैं, श्री सतीचंद मिश्रा जी, आप लोग जो हैं फील्ड में आप लोगों के जिलेवार कार्यक्रम लगेंगे, विधानसभा वार कार्यक्रम लगेंगे। इसकी बहन जी ने विस्तृत जानकारी दी है और साथ ही साथ जो अभी 1 साल बच्चा है, लगभग 1 साल बच्चा है, अभी 1 साल 1-2 महीने, तो उसके पहले अपना किस तरह संगठन का काम पूरा करना है, किस तरह बाकी पार्टी के और जो काम है वो किस तरह करने हैं और किस तरह हम लोग उत्तर प्रदेश में 5वीं बार अपनी जो एकमात्र नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। उसी के संबंध में बहन जी ने बहुत ही गहन चर्चा करके संगठन के लोगों के साथ और हम लोगों के साथ आपस में बातचीत करके आगे के दिशा निर्देश दिए हैं, जिसको यहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं। 7 फरवरी की बैठक से 27 के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, 7 फरवरी की जो बैठक है, इतिहास में इस बैठक
का नाम आएगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि ये वो बैठक है जब बहन जी ने चुनाव लड़ने के जो तरीके हैं, किस तरह से हमको 27 में उतरना है, क्या हमारी 27 की रणनीति होगी, किस पैटर्न पे हम चुनाव लड़ेंगे, इसकी बहुत ही डीप नॉलेज बहन जी ने आज सभी कार्यकर्ताओं को दी है। चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हों, चाहे वो बड़े कार्यकर्ता हों, नहीं वो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो संगठनात्मक रूप से वो कार्य है, वो संगठन के लोगों के बीच में ही वो काम करना है और उन्हीं को जानकारी देनी है। बाकी आप लोगों तक जो मीडिया के माध्यम से जितनी जानकारी देनी थी बहन जी ने उसके लिए प्रेस नोट जारी कर दिया है, वो आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा, वो पता चल जाएगा। बाकी हम लोगों का काम है कि उत्तर प्रदेश में 5वीं बार किस तरह अपने संगठन को दुरुस्त करके, और एसआईआर के बाद से जो वोट घटे बढ़े हैं उसको देखते हुए बहन जी ने कहा कि एसआईआर की वजह से पार्टी का जो काम थोड़ा बाधित हुआ था, जो हमारा काम पार्टी की निरंतर चलता है वो थोड़ा सा बाधित हुआ था, तो एसआईआर का काम लगभग पूरा हो चुका है, 90-95% काम हो चुका है। तो एसआईआर का जो 5-10% काम बचा है उसको भी करना है, साथ ही साथ संगठन का काम किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से आगे के प्रोग्राम है। और 15 मार्च मानव श्री काशीराम साहब की जयंती है, उसकी तैयारी करनी है। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती है, उसकी भव्य तरीके से तैयारी करनी है। ये बहन जी आप लोग को क्या लगता है एसआईआर के जरिए वोट काटा जा रहा है, चोरी हो रहा है क्या? नहीं, वोट तो काटा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वोट काटा जा रहा है। तमाम बीएलओ, तमाम लोग शिकायत कर रहे हैं कि प्रशासन और शासन और सरकार के लोग हम लोग को दबाव डाल रहे हैं कि किस तरह से किस वर्ग का नाम काटना है, किसका जोड़ना है, तो बता रहे हैं, वो लोग खुद ही बता रहे हैं बीएलओ, उसमें हम आप क्या कहेंगे। जब वो खुद ही कह रहा है तो उसको मानना ही पड़ेगा, आपको ना चाहते हुए मानना पड़ेगा। बाकी मैं समझता हूँ कि एसआईआर ठीक है, क्योंकि इसमें डबल नाम और जो 2-3 जगह रजिस्टर्ड होते तमाम चीजें उन्होंने रोकी हैं और एक जगह हो गया वोटिंग, ठीक है, इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़िया। सवर्णों को अपने पार्टी में शामिल करना और उनके वोटों को अपनी तरफ रुझाना कहाँ तक सही है? नहीं, सवर्णों को पार्टी में शामिल करना नहीं, सवर्ण पहले भी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, ये पहली बार नहीं कि सवर्ण पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, तो ये पहली बार नहीं हो रहा है कि सवर्ण उसमें शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2007 में ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है और सफल एक्सपेरिमेंट हो चुका है। ये नहीं कि हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और लिटमस टेस्ट इसका कि क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट हम देख चुके हैं। उस टेस्ट को हम लोग फिर से अपना रहे हैं और उस पर फिर से काम करेंगे। किस तरह से जो तमाम जो और नए नए आ गए हैं नीले गमछे वाले और तमाम पार्टियां हैं, जिस तरह से उन्होंने दलितों सवर्णों के बीच की जो खाई थी, जिस खाई को बढ़ाने का काम किया है, बहन जी ने बताया है कि किस तरह हम लोगों को भाईचारा बना के जो सवर्ण समाज है, बैकवर्ड समाज है, मुस्लिम समाज है, उनमें जो खाई बनाई है दूसरे दलों ने, उसको पाटते हुए हम लोगों को भाईचारा कायम करके 2007 की तरह जो भाईचारा बना के हम लोग उत्तर प्रदेश में 5वीं बार इस बार 27 में सरकार बनानी है। अच्छा, एक तरफ दूसरी तरफ क्या देखने को मिलता है कि बहुजन समाज की लड़ाई सवर्णों से रही है, हमेशा से सवर्ण शोषण करते आए हैं और अब जो शोषण करता है उसको ही बहुजन समाज पार्टी में रिझाना या पार्टी में शामिल करना, ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, आपकी जो बात है मैं इस बात से वाकिफ नहीं हूँ, क्योंकि आपने कहा आप ये वाकिफ नहीं रखते हैं कि कि शोषण नहीं होता है? मैं तर्क नहीं, मैं हाँ। बिल्कुल होता है, हाँ। लेकिन जो आपने कहा कि सवर्ण समाज, मतलब सारा सवर्ण समाज थोड़ी होता है। हर समाज में एक आध अच्छे होते हैं, एक आध खराब लोग होते हैं, तो जो खराब लोग अच्छे लोगों को टारगेट कर रहे देखिए, हैं। हमारी जो विचारधारा है समता मूलक विचारधारा, कि समाज में सब एक समान है। इस विचारधारा पे जो भी हमारा सवर्ण भाई है, जो इस विचारधारा पे अपना यकीन रखता है, क्योंकि आप संविधान का राज है, आप ऊंच नीच तो कर नहीं सकते हो। अम्बेडकरवादी विचारधारा। अम्बेडकरवादी नहीं, समानतावादी विचारधारा है, जो इंसान को इंसान समझे, उस विचारधारा के मानने वाले जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, चाहे वो सवर्ण समाज के हों, बैकवर्ड के हों, मुस्लिम के हों या अन्य किसी धार्मिक अल्पसंख्यक हों, अगर उनको अपनी विचारधारा से इस मानवतावादी विचारधारा, सामंतवादी विचारधारा के जो खिलाफ हैं, वो हमारे साथ आए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आपने जो बात कही कि सभी लोग, तो सभी लोग नहीं होते हैं बुरे, नहीं, सभी कुछ, नहीं, हाँ जैसे कि हाँ, बिल्कुल सब समाज में होते हैं। तो दलित समाज में भी बहुत से लोग होंगे जो एक दूसरे दलितों का ही शोषण कर रहे हैं, तो आप कैसे कहेंगे, फिर उनको भी यही कहेंगे। तो कैसे अच्छा सवर्णों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? नहीं, अट्रैक्ट नहीं करना, अट्रैक्ट क्यों करना भाई, हमको तो उनको पॉलिसी बतानी कि हमारी पॉलिसी है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में आज तक इतिहास में जितने ब्राह्मण विधायक अगर जीते हैं और सवर्ण विधायक अगर उसको काउंट कर लें कि बाकी इसमें जो अन्य सवर्ण है जनरल वो भी अगर मिला लें, तो उत्तर प्रदेश में आज तक इतिहास है सबसे ज्यादा जो ब्राह्मण विधायक है वो बहुजन समाज पार्टी ने जिताए हैं, और सबसे ज्यादा ब्राह्मण मंत्री भी बहुजन समाज पार्टी ने बनाए हैं। तब आप ये कैसे टैग कह सकते हैं कि आप इनको नहीं, इनको कर सकते हो। तो बहुजन समाज पार्टी जो अपने शुरुआती संघर्ष के जब दिनों में थी, तब बहुजन समाज पार्टी का नारा हुआ करता था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लेकिन बहुजन समाज पार्टी दूसरी पार्टियों, आप यहाँ पे समझिए कि बसपा क्या पार्टी है, जब दूसरी पार्टियां सत्ता में आती हैं तो अपनी मूल विचारधारा को खत्म करके और अपने फायदे के लिए काम करती हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी की पूरी बहुमत की सरकार आने के बाद उसने जो अपनी विचारधारा, अपने लोगों को जो नारा था उसको बदल के किया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो लोग हमको वोट नहीं देते उनका भी सुखाय।
जो लोग हमको वोट नहीं किए, जो लोग हमको समर्थन नहीं किए, उनके लिए भी हम काम करेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी तो सर समाज की पार्टी है, इसको किसी एक वर्ग विशेष पार्टी कहना या टैग देना ये गलत होगा। एक विशेष पार्टी, यादवों की पार्टी, आधे यादवों की, मतलब सारे नहीं, सारे तो इधर उधर, 3% तो इधर उधर है, 3% में जो है 2-3% उनके पास है। तो यादवों की पार्टी आप कहेंगे तो आप समाजवादी कह लीजिए, बनियों की पार्टी कहेंगे तो आप भाजपा कह लीजिए, सवर्णों की नहीं, बनियों की। भाजपा बनियों की पार्टी है, यादवों की पार्टी सपा है। और कांग्रेस तो आप सब समझिए मिली जुली खिचड़ी है, उसमें किसी का भी कुछ नहीं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां हैं, सपा है, कांग्रेस है, आजाद समाज पार्टी है, ये तीनों पार्टियां मुस्लिमों के वोट को चाहती हैं, मतलब वो चाहती हैं कि मुस्लिम इनकी तरफ आ जाएं और मुस्लिमों की बात करती हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगी, या मुस्लिमों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ क्या करेगी? जिन मुसलमान भाइयों ने हमारी 4 बार की रही सरकारों को देखा है, मैं नए लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन मुसलमान भाइयों ने हमारी 4 बार रही सरकारों में सरकार को देखा है, इन द सेंस वो मैच्योर थे 2007 से 12 में। मतलब ये नहीं कि 5 साल का बच्चा हो साथ में, वो भी सरकार देखा है, लेकिन उसको हम नहीं गिनेंगे। जो मैच्योर थे, जिन्होंने 7 से 12 सरकार देखी है, उन मुसलमान भाइयों को मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है। मुसलमानों के लिए उर्दू फारसी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, मुसलमान भाइयों के लिए मदरसे बनवाए, मुसलमान भाइयों के लिए किताबें मंगवाई गई। मुसलमान भाई जिन मुसलमानों पर टैग लगता था ना कि पंचर बनाते हैं, उनके लिए बहन जी ने कई विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों में कई जगह पे ऐसी व्यवस्था कर दी कि उनके एडमिशन पहले हो जाएं, और उनको अलग से क्या कहते हैं फीस की व्यवस्था कर दी कि इनको यहाँ नहीं हो पाता है तो चलो ठीक है, इनको मदरसे में ही एक टीचर लगा दो। अलग अलग उनकी व्यवस्था करी गई। कॉलोनियाँ जो काशीराम साहब के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में बनाई गई, वो जिस भी आप विभाग में जाएंगे, जितने भी हमारे ब्लॉक बने हैं कॉलोनियों में, हर ब्लॉक में 2 मुसलमान 2 हिंदू। अच्छा। हिंदू में एक अपर कास्ट एक SC, लेकिन मुसलमान 2 हर ब्लॉक में, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, मतलब फ्लोर वाइज। सबसे ज्यादा अगर कोई कॉलोनी का लाभ उठाया है तो मुसलमान समाज ने, बहुजन समाज पार्टी जो मुसलमानों के लिए किया, तो वो मैच्योर मुसलमान जो सरकार को देखे हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है जो हम लोगों ने किया। और वोट लेने वाले तो तमाम पार्टियां आई हैं, ठगने वाला काम करती हैं और तमाम ठग के चली जाएंगी, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी जो काम करना जानती है, जो बहुजन समाज पार्टी ने काम करके 4 बार दिखाया है, जो बहुजन समाज पार्टी ने समता मूलक समाज की कल्पना करी है, उसको कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने का भी काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। सरकारें तो तमाम आती हैं, जीतने के बाद अपने नियम और कानून और उससे भटक जाती हैं, जो प्रोस्पेक्टस लाती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एक्स्ट्रा उससे भटक करके दूसरे काम करने लगती हैं, अपने अपने पूंजियां भरने लगती हैं, अपने अपने घरों में, रिश्तेदारों में अपने अपने पैसों का व्यवस्था करने लगते हैं, लेकिन समाज को भूल जाते हैं जिनसे वोट लेते हैं। बसपा कितनी सीटें लाएगी 27 में? बहुजन समाज पार्टी 226 प्लस रहेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जनता का गठबंधन होगा क्या? किसी गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। गठबंधन वो करते हैं जो कमजोर होते हैं। अकेले सरकार बनाएंगे? बिल्कुल अकेले बनाएंगे। आप सोचिए कि जिस पार्टी में ऐसा कार्यकर्ता हो जो पैदल चला है, उधार पैसा लेकर के चला है, आप बताइए कितने लोग ऐसे होंगे, किस पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता मिलेंगे आपको जो उधार पैसा लेकर के नोएडा से चले आए। कई कार्यकर्ता हमारे अभी भाई साहब थे कि हम बोले, जब हम पूछे तो बताने लगे कि भैया वो पैसा नहीं था आज, तो 200 300 400 रुपया हम उधार मांग करके लाए हैं। तो कहाँ से आए थे? नोएडा जैसे शहरों से आए, मतलब दूर दूर से लोग आए हैं जो हमारे गरीब कार्यकर्ता। बहन जी ने आज विधानसभा लेवल की बैठक बुला ली थी, तो उन जो कार्यकर्ता जो आज नहीं पैसे से सक्षम है, लेकिन बहन जी की एक आवाज पर उधार पैसा मांग करके समझ लीजिए मीटिंग में आ जाए, उस बहुजन समाज पार्टी, उस पार्टी की सरकार को बनने से रोक सकता है क्या? आप सोच लीजिए। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव की क्या स्थिति होगी 2027 के चुनाव में? अखिलेश यादव की स्थिति ये रहेगी कि वो तीसरे चौथे की लड़ाई लड़ेंगे और वापस जो है अपने सैफई जहां से आए थे वहीं पहुंच जाएंगे। अच्छा। क्योंकि उनको पिताजी ने थाली में सजा करके पार्टी दी थी और मुख्यमंत्री बना करके दिया था, क्योंकि वो लड़े नहीं कभी। कोई ये कह दे कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री लड़ के बने तो मैं मान लूं। देखिए उनके पिताजी निसंदेह ठीक नेता थे, लेकिन उन्होंने जो मुख्यमंत्री बनाया वो थाली में सजा करके बनाया। उन्होंने अपने भाई का हक मारा, शिवपाल जी को धोखा दिया, और जानबूझ करके जिसका अधिकार और हक अपने भाई को देना चाहिए था, उन्होंने अपने बेटे को देने का काम किया, और उसको बना बनाया पका पकाया खाना ला के दे दिया। उन्होंने 5 साल पका पकाया खाना खाया और सरकार चलाई। अब जब वो अपने पास मेहनत करके सरकार बनाने की बात आई तो वो फेल रहे हैं 2 बार। आप बताइए, अखिलेश यादव और सपा की क्या स्थिति होगी आने वाले चुनाव में? अखिलेश यादव जी एक फ्लॉप नेता हैं। मैं अखिलेश यादव जी को एक फ्लॉप नेता मानता हूँ, क्योंकि फ्लॉप नेता है।
फ्लॉप नेता इसलिए हैं क्योंकि flop जो मैं बता रहा हूँ, अगर श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उनको अगर मुख्यमंत्री बना के ना गए होते, जीवन भर वो मुख्यमंत्री का टैग ना पा पाते। ठीक है, 2022 में जो माहौल था, उस माहौल में समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई। जब मुसलमानों ने 99.9% वोट दे दिया समाजवादी पार्टी को, तब वो नहीं बना पाई। बैकवर्डों में 80% वोट दे दिया समाजवादी पार्टी को, तब वो सरकार नहीं बना पाया। तो आप समझिए वो समीकरण अब नहीं आएगा। तब बसपा शायद उतनी सक्रिय नहीं थी या मीडिया नहीं दिखा रहा था, लेकिन आज जो माहौल है, यकीनन हम जब खड़े होंगे तो कोई तो गिरेगा ही। मेन स्ट्रीम मीडिया तो अभी भी नहीं दिखा रहा है आप लोगों को। सुन तो लीजिए, तो वो तो मानवर साहब ने कह ही दिया था ना, वो हम लोग को पता है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो नहीं दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि साहब काशीराम जो हमारे पार्टी के फाउंडर रहे हैं, उन्होंने कहा था मनी मीडिया माफिया, ये तीनों आपके खिलाफ रहेंगे। तो हमें इन तीनों से कोई दिक्कत नहीं, ये चाहे हमें फंड दें ना दें, या हमें टीवी चलाएं ना चलाएं, हमारा जो मीडिया है, बहुजन मीडिया है, वो हमारे लिए काफ़ी। हमारे कार्यकर्ता हैं जो अपना खुद का सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, और हम लोग का कोई सोशल मीडिया आईटी सेल नहीं है, लेकिन हम लोग जिस बात को चाहते हैं ट्विटर पे ट्रेंड करा लेते हैं। ये हम लोग के कार्यकर्ताओं की ताकत है, और इसी कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पे 9 अक्टूबर को 20 से 25 लाख लोगों को बुलाया, बिना किसी सरकारी खर्चे पे, बिना किसी ट्विटर पे उस पे चलाए, बिना किसी खजाना खोले। तो आप समझिए हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत ये है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने आप में इन्फ्लुएंसर है, अपने आप में मीडिया रिपोर्टर है। हमारे कार्यकर्ता एक एक पोस्ट पे 5-5 हज़ार लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, और हमारी एक छोटी सी खबर, हमारे अंदर जो आज बातें हैं, आप समझिए कि उसको भले ही 100 मीडिया वाले कवर किए हों, लेकिन उसको 100 मत सोचिए। जो अंदर 2000 लोग थे, हमारे 2000 मीडिया कर्मी बैठे थे। एक एक कार्यकर्ता हमारा मीडिया कर्मी है, एक एक कार्यकर्ता हमारा मीडिया सेल का प्रभारी है, एक एक कार्यकर्ता हमारा न्यूज चैनल है खुद का। तो हमें मीडिया चैनल की जरूरत नहीं है। अगर दिखाएगा कोई निष्पक्ष दिखाए, हम उसको स्वागत करते हैं। जो नहीं दिखाता है उसका भी स्वागत करते हैं कि आपने नहीं दिखाया, बहुत अच्छी बात है, हम और अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से आईडी चलाएंगे अपनी। तो हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम था आपका? उमेश गौतम, विधानसभा प्रभारी। आपका नाम? आदर्श सागर। आपका नाम? रजत कुमार, विधानसभा प्रभारी। दोस्तों आप सुन रहे थे विधानसभा अध्यक्ष की बातें, और मेरे साथ विधानसभा प्रभारी भी हैं। इन लोगों की बातें आपको कैसी लगी? 2027 के चुनाव में बसपा की क्या स्थिति होगी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।